मैंने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक लेजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में, जो एक समय में भारतीय वायुसेना की ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बैकबोन माना जाता रहा। लेकिन अंत में ऐसे वो कौन सी वजह थे जिसकी वजह से इसे समय से पहले ही भारतीय वायुसेना की सर्विस से रिटायर कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लेजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट मिग-27, जिसको हम बहादुर के नाम से जानते हैं, इसके बारे में। दरअसल मिग-27 की अगर हम बात करें तो इसकी अपनी ही एक उपयोगिता थी, और जब 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना की सर्विस में इन्हें इंडक्ट किया गया तो भारतीय वायुसेना भी इसकी एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को देख करके काफी दंग थी। और यही कारण था कि भारतीय वायुसेना ने अलग अलग मिशंस में इनका इस्तेमाल किया और इन्होंने भी अपनी उपयोगिता को साबित किया। फिर चाहे वो कारगिल युद्ध हो या अलग अलग मिशन हो, मिग-27 की कैपेबिलिटी ने सबको काफी ज्यादा रोमांचित भी किया था। हालांकि अपनी पूरे ऑपरेशनल लाइफ में लगातार ये जो एयरक्राफ्ट था ये टेक्निकल इश्यूज से जूझता रहा, और इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो अंत में इसके रिटायरमेंट का कारण बनती है। दरअसल इसकी जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट थी उसके पीछे के वजह थे इसके इंजन और दूसरे कंपोनेंट। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इसकी लाइफ और एक्सटेंड की जा सकती थी, इसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव की जा सकती थी। प्रपोजल भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा आगे बढ़े थे, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि यहाँ पर सारे के प्रोग्राम धरे के धरे रह जाते हैं और भारतीय वायुसेना को अपना ये डिसीजन हटाना पड़ता है। दरअसल जब मिग-27 को इंडक्ट किया गया था सर्विस में तो इसको बहादुर नाम दिया गया था, और इसे वर्ष 1984 से 85 के बीच में इंडक्ट किया गया था। पहले तो ये एयरक्राफ्ट भारत ने फ्लाईवे कंडीशन में लिए थे, लेकिन बाद में इन्हें लाइसेंस बिल्ड किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है ये सोवियत यूनियन के साथ भारत ने साइन किया था। टोटल 165 की संख्या में जो मिग-27M है इनको प्रोड्यूस किया गया था, और ये भारतीय वायुसेना के ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी की बैकबोन थे। कई दशकों तक इन्होंने भारतीय वायुसेना को अपनी सर्विस दी। फिर कारगिल युद्ध में हम सब इनकी उपयोगिता को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं इनको पहाड़ की चोटियों पर मार गिराया। लेकिन कारगिल युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बड़ा डिसीजन आता है, और 2000 के दशक में मिग-27 को मिड लाइफ अपग्रेड दिए जाने की जो बातचीत है वो की जाती है। इस मिड लाइफ अपग्रेड में इसको टेक्निकल एडवांसमेंट मिलना था, नए एवियोनिक्स मिलते थे, नए वेपन सिस्टम मिलने थे, और ओवरऑल इसकी जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है उसको इनहेंस किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन इस अपग्रेड में भी एक चीज है जिसको सही से यहाँ पर एड्रेस नहीं किया गया, और बाद में इसने ऑपरेशनल चैलेंजेस को और भी ज़्यादा बढ़ाया। वो था मिग-27 का इंजन। मिग-27 में सबसे बड़ा जो इशू था वो उसके इंजन से ही रिलेटेड था। मिग-21 में टिमैंस्की R29B300 आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट इंजन इस्तेमाल किया गया था। उसको लेकर के ये माना जाता था कि वो मिग-27 के लिए जो डिजायर्ड थ्रस्ट और पावर है वो जनरेट करने में सक्षम नहीं था, और बाद में कुछ डिज़ाइन फ्लॉज भी थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, और इंडियन एयरफोर्स लगातार इन डिज़ाइन फ्लॉज को लेकर के रिपोर्ट करती रही थी। और ये माना गया था कि इसकी वजह से जो इंजन की रिलायबिलिटी है और परफॉर्मेंस है इसमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक इन प्रोग्राम के बारे में काफ़ी गंभीरता से विचार किया गया, और जब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ना निकल पाया और ये माना जाने लगा कि इस इंजन में कोई मेजर मॉडिफिकेशन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए बाद में एक नया प्रपोजल सामने रखा जाता है, और ये कहा जाता है कि क्यों ना मिग-27 में हम एक री इंजन प्रोग्राम को इनिशिएट करें, जहां पर इसके मौजूदा जो R27B300 इंजन है इनको AL31F इंजन से रिप्लेस कर दिया जाए। AL31F इंजन वही इंजन है जो कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को पावर करने का काम करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि AL31F इंजन पुराने इंजन की तुलना में ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा रिलायबल थे, ज़्यादा एडवांस थे, और थ्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा वो प्रदान करने में सक्षम थे। और इससे जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पूरी तरीके से बदल सकती थी, और बाकायदा जो डेमोन्स्ट्रेशन है मिग-27 में AL31 इंजन को फिट करके ये दिखाया भी गया, और जो रिजल्ट सामने आए ये काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे थे। और इन इंजन्स के लगने के बाद ये पता चल गया था कि निस्संदेह मिग-27 की जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी इनकी वजह से इन्हेंस हुई थी, और एयरक्राफ्ट की जो सर्विस लाइफ है उसको बढ़ाने में ये सक्षम भी थी। लेकिन आपको पता ही है कि एयरक्राफ्ट में री इंजीनियरिंग करना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली एंडेवर होता है, और ये निस्संदेह कहीं से सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं होता।
और यही चीज़ मिग 27 प्रोग्राम के साथ भी थी। शुरुआत में ये प्रोग्राम जितना फैंसी लगा, जितना प्रॉमिसिंग लगा, लेकिन बाद में इससे रिलेटेड जब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर और कॉस्ट हमें देखने को मिली तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बना रही थी, क्योंकि पुराने इंजन को नए से रिप्लेस करने का मतलब ये था कि हमें बड़ी संख्या में पहले नए इंजन्स को खरीदना पड़ता, उसके बाद एयरफ्रेम में हमें नेसेसरी मॉडिफिकेशंस करने पड़ते। और एक दो एयरक्राफ्ट तो हमारे पास थे नहीं, हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट थे जिन्हें हमें मॉडिफिकेशन के थ्रू बदलाव उसमें करना पड़ता, और ऐसे में टाइम और पैसा ये बहुत ज़्यादा लगने वाला था। और मिग 27 में यही इकलौती प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में पता चला कि मिग 27 में जो पुअर बिल्ड क्वालिटी थी, इसके वजह से एयरक्राफ्ट को सफ़र करना पड़ रहा था, और इसमें जो स्ट्रक्चरल और सिस्टम रिलेटेड इश्यूज थे इन्हें मिड लाइफ अपग्रेड में रिजॉल्व करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन कोई प्रोमिनेंट सोल्यूशन निकल ना पाया, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना इनकी रिलायबिलिटी और एयरवॉर्दीनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी। और एयरक्राफ्ट के अंतिम समय तक ये जो चिंता है ये भारतीय वायुसेना के पास बनी रही। और बाद में 2010 की अगर हम बात करें तो ये वो दशक था जब भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से इन फ्लीट को मॉडर्नाइज करने का फैसला किया, और इस बार जो काफ़ी कैपेबल एवियोनिक सिस्टम और इंजन का ऑप्शन रखा गया, लेकिन बाद में ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि भारतीय वायुसेना अब अपने पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट का जो मॉडर्नाइजेशन है वो नए एयरक्राफ्ट के थ्रू करेंगी। और फिर सुखोई 30 MKI जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई, और ये माना गया कि अब समय आ चुका है मिग 27 को सर्विस से सेवानिवृत्त करने का, और यही समय है कि भारत के द्वारा जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है उनसे इनको रिप्लेस किया जाए। और सुखोई 30 MKI शुरुआत कर देते हैं इनको रिप्लेस करने की, और बाद में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का इंतजार किया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट जो मिग 27 की फ्लीट है इसको रिप्लेस करेगा। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि तेजस में खुद डिले काफ़ी फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन फाइनली जब एक्सीडेंट लगातार बढ़ते रहते हैं और जो लिमिटेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है मिग 27 को, तो भारतीय वायुसेना को मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जो ये प्लेटफॉर्म है इनको रिटायर करना पड़ता है। मिग 27 का जो पहला बैच है ये दिसंबर 2017 में रिटायर किया जाता है, और उसके बाद जो फाइनल बैच है मिग 27 का ये दिसंबर 2019 में रिटायर कर दिया जाता है। और ऐसे भारतीय वायुसेना का एक लेजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट एक कमज़ोर इंजन और डिज़ाइन फ्लॉज के चलते प्रीमेच्योरली रिटायर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मिग 27 की कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी वही हाल हुआ जो भारत के HF-24 मारुत का हुआ था। उसमें भी इंजन रिलेटेड इश्यूज थे, इसमें भी इंजन रिलेटेड इश्यूज थे, और भारतीय वायुसेना को इन एयरक्राफ्ट को सर्विस से पहले सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। वरना एक्सपर्ट्स आज भी ये मानते हैं कि अगर हमारे पास पावरफुल इंजन होते, अगर हमारे पास डिज़ाइन रिलेटेड इश्यूज ना होते, तो शायद आज मिग 27 हमारे पास बड़ी संख्या में ऑपरेशनल होते और इनकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।